सूची या पूर्ति तालिका जो है ये क्या होती है। पूर्ति अनुसूची भी कह सकते हो या पूर्ति तालिका भी कह सकते हो, एक ही चीज़ होती है। पूर्ति अनुसूची या आपकी बुक में पूर्ति तालिका जो है ये भी लिखा हो सकता है। तो क्या है ये, तो आप लिखेंगे कि यह एक ऐसी तालिका है, यह एक ऐसी तालिका है जो यह बताती है कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उत्पादक वस्तु की कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ति अनुसूची या पूर्ति तालिका। और ये जो है दो तरीके की होती है, एक होती है व्यक्तिगत और दूसरी होती है बाजार। तो एक होती है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और एक होती है बाजार पूर्ति अनुसूची। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या होगी, जिसमें कीमत ले लीजिए और दो, मान लो एक ए उत्पादक है, उसकी पूर्ति की हम बात करते हैं। तो मान लीजिए प्राइस ले लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 और पूर्ति मैंने ले ली यहाँ पे 5 10 15 20 25 30। तो ये क्या बता रही है, ये तालिका ये आपको बता रही है कि 1 रुपये पे ये उत्पादक कितनी वस्तु बेचने के लिए तैयार है, 5। 2 रुपये पे कितनी, 3 रुपये पे कितनी, 4 रुपये पे कितनी, 5 पे कितनी और 6 पे कितनी। डिफरेंट प्राइस पे ये उत्पादक जो ए है वस्तु की कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है, वो व्यक्तिगत है। मान लो एक और उत्पादक ले लेते हैं हम बी की भी पूर्ति यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अगर मैं बी की बात करूँ, मान लीजिए ये जो है 2 4 6 8 10 12, कीमत बढ़ेगी तो बेटा पूर्ति भी बढ़ेगी, ये ध्यान रखना है। तो 1 रुपये पे बी उत्पादक कितना, 2 रुपये पे कितना, 4, 3 रुपये पे कितना, 6। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है कि डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट सेलर्स कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार हैं। ये व्यक्तिगत पूर्ति है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। जबकि अगर हम बात करें बाजार की, बाजार पूर्ति अनुसूची क्या होती है भाई, मैंने बोला बाजार पूर्ति क्या होती है, वो व्यक्तिगत पूर्ति का जोड़ होती है। तो बाजार पूर्ति अनुसूची में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 और क्या कर देना है यहाँ पे, उस वस्तु के जितने भी उत्पादक हैं जो उस वस्तु को बेच रहे हैं और वो जितनी भी पूर्ति कर रहे हैं उनको जोड़ दीजिए। ए और बी दो उत्पादक लिए मैंने यहाँ पे, तो ये दोनों कितनी, 1 रुपये पे टोटल पूर्ति कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 10 रुपये पे कितनी हो जाएगी, 14। 15 पे कितनी, 3 रुपये पे कितनी हो जाएगी, 21। इनको क्या कर देना है, इनको आपको जोड़ देना है, क्योंकि बाजार पूर्ति व्यक्तिगत पूर्ति का जोड़ होती है। ये 21 हो जाएगी, ये 28 हो जाएगी, ये 35 हो जाएगी और ये आपकी जो है 42 हो जाएगी। तो ये जो बनेगी आपकी, ये क्या बनेगी, ये बन जाएगी आपकी बाजार पूर्ति अनुसूची। तो अगर वो डेफिनेशन पूछ रहा है कि व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या होती है, ये पूर्ति अनुसूची की है, ठीक है। ये पूर्ति अनुसूची की अर्थ है, अगर वो पूछे व्यक्तिगत क्या होती है तो आपको बस यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे बस आपको 1 लगा देना है। और अगर बाजार की पूछे तो यहाँ पे आपको सभी लगा देना है। कि अगर पूछ रहा है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या होती है, तो आप लिखेंगे ये एक ऐसी तालिका है जो ये बताती है कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उत्पादक वस्तु की कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है। और अगर बाजार पूछे तो 1 नहीं, फिर सभी लगाना है, सभी उत्पादक वस्तु की कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार हैं। तो आपको ये लगा देना है, बन गई दोनों डेफिनेशन। चाहे पूर्ति अनुसूची की पूछे, चाहे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची की पूछे, चाहे बाजार पूर्ति अनुसूची की पूछे, सबकी एक ही डेफिनेशन हो जाएगी। अपने पास कंटेंट ऐसा रखिए कि कुछ भी पूछे जुगाड़ से मुझे यही लिखना है। सिमिलरली अगर वो आपसे पूछता है कि भाई पूर्ति वक्र जो है क्या होता है, तो जैसे मांग में हमने पढ़ा था, आप लिख देंगे यहाँ पे कि भाई ये जो है पूर्ति अनुसूची का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। बन गया इसका अर्थ, सबसे छोटी और सबसे सिंपल। तो ये भी दो तरीके का होता है
एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है बाजार। एक होता है व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, एक होता है बाजार पूर्ति वक्र। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ये जो डेटा ये जो आया है, अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं तो मेरे को जो ग्राफ मिलेगा, जो वक्र बनेगा, वो कहलाएगा व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। या अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा, जब बाजार वाले डेटा को प्लॉट करूंगा तो बाजार का बनेगा, जब व्यक्तिगत के डेटा को प्लॉट करूंगा तो व्यक्तिगत का बनेगा। देख लेते हैं एक बारी। अगर मैं व्यक्तिगत के डेटा को प्लॉट करता हूँ तो कर्व किस तरीके से बनेगा, कर्व आपका बनेगा इस तरीके से। यहाँ पे ले लिया y अक्ष, यहाँ पे ले लिया x अक्ष, यहाँ ले लिया 0, इधर आती है कीमत और इधर आती है पूर्ति। ठीक है, तो कीमत कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए एक पे कितना है, जैसे मान लो मैं एक बना देता हूँ। एक पे जो है ये कितनी बेचने के लिए तैयार है 5। एक पे कितनी बेचने के लिए तैयार है 5। दो पे कितनी बेचने के लिए तैयार है, दो पे बेचने के लिए तैयार है ये 10। दो पे बेचने के लिए तैयार है 10। तीन पे कितनी बेचने के लिए तैयार है, तीन पे तैयार है 15। तीन पे तैयार है 15। चार पे कितनी बेचने के लिए तैयार है, चार पे ये जो है 4 बेचने के लिए तैयार है 20। ऐसे ही सिमिलरली सारे डेटा को कर देंगे 5 और 6 को भी। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ये कुछ बिंदु आ रहे हैं, ये। तो जब मैं इन बिंदुओं को जब मैं मिला देता हूँ तो ये जो मेरे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा एस का मतलब पूर्ति को सप्लाई कहते हैं, इसलिए इसको एस से इंडिकेट करते हैं। अभी मैंने कौन सा डेटा प्लॉट किया है, व्यक्तिगत का प्लॉट किया है। ये ए उत्पादक का बनाया है। ठीक है, इसी तरह बी का भी बना सकता था। तो अगर वो आपसे व्यक्तिगत पूर्ति वक्र का अर्थ पूछता है कि व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या है, तो यही डेफिनेशन लिखनी है आपको। लेकिन क्या करना है, आपको लिखना है कि यह व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। इसके आगे व्यक्तिगत वर्ड और लगा देना है कि यह मैंने कौन सा डेटा प्लॉट करा, ये वाला। और जब मैं ये वाला प्लॉट करूँगा बाजार वाला, तो कर्व बनेगा तो ऐसे ही, कोई अलग चीज़ नहीं बनेगी, कर्व ऐसे ही बनेगा। लेकिन डेटा कौन सा प्लॉट करेंगे अब हम, ये वाला। जैसे कि लाइक एक पे जो है 7 है यहाँ पे, एंड दो पे जो है 14 है यहाँ पे, एंड तीन पे जो है 21 है यहाँ पे। तीन पे जो है 21 है बेटा यहाँ पे, एंड 4 पे 28 है। 4 पे जो है 28 है। अब मैं कौन सा डेटा प्लॉट कर रहा हूँ, अब मैं डेटा प्लॉट कर रहा हूँ क्या कहते हैं, बाजार पूर्ति अनुसूची का। तो ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा बाजार पूर्ति वक्र। क्योंकि अब मैंने कौन सा डेटा प्लॉट करा है, हम बाजार का करा है। यहाँ पे ए प्लस बी जो है, ये दोनों का डेटा जो है शो कर रहा है। तो अगर वो आपसे बाजार पूर्ति वक्र का जो है, अगर वो आपसे बाजार पूर्ति वक्र का अर्थ पूछता है, तो आपको इसके आगे बस बाजार वर्ड लगा देना है कि ये बाजार पूर्ति अनुसूची का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। ये बाजार पूर्ति अनुसूची का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। और जब व्यक्तिगत पूछे तो यहाँ पे जो है व्यक्तिगत वर्ड लिख देना है, और आपको जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। तो आपने भी पढ़ा पूर्ति अनुसूची, पूर्ति तालिका क्या होती है, और पूर्ति वक्र क्या होता है। दोनों के व्यक्तिगत और बाजार मैंने आपको जो है बता दिए हैं। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बोला बेटा, मैंने आपको कल किसी वस्तु की पूर्ति को कितने कारक प्रभावित करते हैं, ये मैंने आपको बताया। 7 कारक मैंने आपको बताए थे बेटा। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला जो था वो क्या था, अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। जिसमें सबसे पहला था वस्तु की अपनी कीमत, ये जो है सबसे पहला था। दूसरा क्या था, दूसरा जो था वो था आपका संबंधित वस्तु की कीमत। तीसरा जो था आपका वो था आपका तकनीक परिवर्तन। चौथा जो था आपका वो था आपका आगतों की कीमत, या कच्चे माल की कीमत भी कह सकते हो इसको। किसी बुक में कच्चे माल की कीमत भी लिखा रहता है। फिर था अगला कर नीति, और फिर था अगला क्या कहते हैं प्राकृतिक कारण था। प्राकृतिक कारण,
और सातवां जो था बेटा वो था उत्पादकों की संख्या। ठीक है, ये मैंने आपको बताए थे 7 कारक। आपको समझना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि ये जो पहले वाला है ना, ये पहले वाला कारक अलग रहता है, और ये जो नीचे के 6 कॉम्बो हैं, ये 6, ये इनका एक ग्रुप रहता है। तो ऊपर वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, जो अकेला है उसको कहते हैं कीमत कारक। और जबकि ये जो नीचे ये जो 6 कॉम्बो हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कीमतेतर कारक, कीमतेतर। ठीक है, हिंदी में थोड़ा नाम अजीब सा है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्राइस फैक्टर, एंड इसको इंग्लिश में कहते हैं अदर देन प्राइस फैक्टर, ये कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहला जो घटक है वो अलग है, और बाकी के जो 6 घटक हैं उनका जो एक समूह है, एक जो ग्रुप है, उसका नाम कीमतेतर कारक है। ये बकवास हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो अगले मुद्दे का नाम है ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। इस मुद्दे का नाम है पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा कि या तो बेटा मांग में से क्वेश्चन आएगा या पूर्ति में से आएगा। ठीक है, कहीं आप ऐसे सोच रहे हो कि जी ऐसा भी आएगा, मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर बताइए, और पूर्ति में कमी पूर्ति में वृद्धि में बताइए, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, ये सब सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए क्वेश्चन जो बनेगा या तो मांग में बनेगा या पूर्ति में बनेगा। तो यहाँ पे 2 वर्ड हमें समझने हैं, जैसे सेम मांग में था ऐसे ही यहाँ पे भी है बेटा। पहला वर्ड हमें ये समझना है कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन जो है ये क्या होता है, और दूसरा जो वर्ड है ये है आपका पूर्ति परिवर्तन क्या होता है। एक वर्ड है पूर्ति में परिवर्तन और एक वर्ड है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। तो क्या होता है ये देखिए, मैंने ये जो हमने बकवास यहाँ ये पढ़ी है, ये इसीलिए पढ़ी है कि जो पहले वाला कारक है वो है कीमत कारक, और जो ये 6 कॉम्बो हैं ये है कीमतेतर कारक। ये कारक क्या है बेटा, ये कारक ये बताइए, ये क्या है कारक। ये कारक हमने ये पढ़ा कि अगर ये सातों में अगर परिवर्तन हो जाए, अगर ये सातों में परिवर्तन हो जाए, अगर ये चेंज हो जाए, तो हमने ये पढ़ा कि भाई अगर ये चेंज हो गए तो इसकी वजह से या तो पूर्ति बढ़ जाती है या तो पूर्ति घट जाती है। ये हमने कल पढ़ा था, चाहे तो देख लीजिए ऊपर, एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि भाई अगर कीमत बढ़ गई तो पूर्ति बढ़ जाती है, कीमत घट गई तो पूर्ति घट जाती है। संबंधित वस्तु, जैसे अगर कोई उत्पादक 2 वस्तु बना रहा है, स्कूटर मोटरसाइकिल, तो दोनों में से जिसकी कीमत महंगी होगी उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी, दूसरे की घट जाएगी। नई तकनीक आ गई तो पूर्ति बढ़ जाएगी, पुरानी आ गई तो घट जाएगी। कच्चा माल अगर महंगा मिल रहा है तो घट जाएगी, सस्ता मिल रहा है तो बढ़ जाएगी। तो उत्पादकों की संख्या यहाँ देखिए, बढ़ गई तो बढ़ जाएगी, घट गई तो घट जाएगी। तो ये 7 फैक्टर वो हैं, अगर इनमें चेंज हो गया तो भाई इससे पूर्ति बढ़ रही है या घट रही है। तो हमें यहाँ पे क्या समझना है, पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, ये 7 फैक्टर पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो इसकी वजह से पूर्ति या तो बढ़ रही है या घट रही है। तो बेटा जब आपका बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जब पूर्ति में परिवर्तन किसके कारण होता है, कीमत कारक के कारण। जब पूर्ति में परिवर्तन कीमत कारक के कारण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। और जब आपका पूर्ति में जो परिवर्तन है, पूर्ति में परिवर्तन का मतलब आपकी पूर्ति जो बढ़ रही है और वो घट रही है, जब वो कीमतेतर कारकों के कारण होता है। कीमतेतर कारक 2 ग्रुप बताए मैंने आपको। तो जब कीमतेतर कारक के वजह से बढ़ेगी या घटेगी तो वो पूर्ति में परिवर्तन कहलाएगा। जबकि अगर कीमत कारक की वजह से बढ़ेगी बेटा तो वो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहलाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ी या कीमत घटने से
पूर्ति घटी, क्योंकि कीमत कारक में तो पूर्ति आती है, कीमत वाला फैक्टर आता है, अभी मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये चीज़ कहलाएगी पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। जबकि ये जो कीमतेतर कारक हैं इसमें कोई एक घटक नहीं है, इसमें तो 6 घटक है बेटा। तो अगर इन 6 में किसी में भी चेंज आ गया, चाहे वो संबंधित वस्तु हो, चाहे वो तकनीक हो, आगत हो, कर नीति हो, या कोई भी प्राकृतिक कारण हो, उत्पादकों की संख्या, कुछ भी हो, अगर कीमतेतर कारकों में परिवर्तन आया और उसकी वजह से आपकी पूर्ति अगर बढ़ी या आपकी पूर्ति अगर घटी, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, किसी भी फैक्टर की वजह से आए, चाहे बढ़े या घटे, वो बेटा पूर्ति में परिवर्तन कहलाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर अपने 2 सब कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है पूर्ति में विस्तार और दूसरा होता है पूर्ति में संकुचन। तो विस्तार का मतलब क्या होता है, बढ़ना। किस वजह से होता है बेटा, ये कीमत कारक की वजह से। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कीमत कारक की वजह से होता है। प्राइस का बढ़ना, प्राइस का घटना वस्तु की अपनी जो कीमत है उसकी वजह से। तो बेटा जब कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है, कीमत बढ़ने की वजह से जब पूर्ति बढ़ती है तो उसको पूर्ति में विस्तार कहते हैं, क्योंकि मैंने बोला विस्तार मतलब बढ़ना होता है। और भाई जब कीमत घटने की वजह से पूर्ति घट जाती है तो भाई उसको पूर्ति में संकुचन का नाम दिया जाता है। अच्छा जी, और जैसे इसके अंदर बेटा कॉन्सेप्ट है पूर्ति में परिवर्तन में भी जो है, पूर्ति में परिवर्तन में भी जो है 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है वो होता है पूर्ति में वृद्धि, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं पूर्ति में कमी। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जब आपके कीमतेतर कारकों में परिवर्तन हुआ, अब वो कोई सा भी हो सकता है, उसमें तो 6 है ना, संबंधित वस्तु, आगत, तकनीक, किसी में भी अगर परिवर्तन हुआ और उसकी वजह से पूर्ति बढ़ गई तो उसे भाई वृद्धि बोलेंगे। वृद्धि मतलब होता है बढ़ना। और अगर कीमतेतर कारकों में परिवर्तन होने से पूर्ति घट गई तो उसको कमी बोलेंगे। तो अब बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है, भाई यार तो दोनों में बढ़ना घटना बोल रहा है। अरे तो भाई विस्तार में और वृद्धि में अंतर क्या हुआ, विस्तार और वृद्धि में अंतर क्या हुआ, दोनों में तो पूर्ति बढ़ी रही है, तो फिर अंतर क्या हुआ, तो बड़ा ध्यान से समझेंगे। विस्तार में और वृद्धि में अंतर क्या है भाई, आप यहाँ पे भी यही कह रहे हो कि भाई पूर्ति बढ़ गई, और यहाँ पे भी यही कह रहे हो पूर्ति बढ़ गई, तो दोनों में अंतर क्या हुआ, अंतर है कि किसने बढ़ाई, कारण मैटर करता है। कारण बढ़ तो रही है लेकिन बढ़ाई किसने, अगर कीमत कारक की वजह से बढ़ी, कीमत कारक की वजह से, तो वो भाई विस्तार कहलाएगा। मतलब कि अगर कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ रही है तो विस्तार है, लेकिन अगर कीमतेतर ने बढ़ाई, कीमतेतर कारक ने, इसमें परिवर्तन हुआ, कुछ भी हो सकता है, वो नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कच्चा माल आपको सस्ता मिल जाए, कर नीति जो है सरकार टैक्स कम लगाए, और उसकी वजह से अगर पूर्ति बढ़ गई तो भाई वो जो है विस्तार नहीं, वो वृद्धि कहलाएगा पूर्ति में, क्योंकि कारण क्या है, कीमतेतर। ऐसे आप बोलोगे भाई संकुचन में और कमी में क्या अंतर है, आप यहाँ पे भी यही कह रहे हो पूर्ति घट गई और यहाँ पे भी यही कह रहे हो पूर्ति घट गई, तो फिर अंतर क्या हुआ, अंतर है किसने घटाई, रीजन। अगर कीमत घटने की वजह से पूर्ति घट रही है, कीमत कारक की वजह से, तो वो बेटा पूर्ति में संकुचन है। लेकिन अगर कीमतेतर ने घटाई, कीमतेतर में परिवर्तन हुआ, कोई भी फैक्टर हो सकता है, और उसकी वजह से पूर्ति घटी, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कमी। संकुचन और कमी दोनों पूर्ति में घटने को ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कारण अलग अलग है दोनों के। ये किसका है, कीमत का, ये है कीमतेतर का।
विस्तार और वृद्धि दोनों पूर्ति में बढ़ने को ही शो करते हैं, लेकिन विस्तार जो है वो कीमत कारक की वजह से होता है, जबकि वृद्धि कीमतेतर की वजह से होती है। डायग्राम की अगर हम बात करें बेटा, तो इसका जो डायग्राम है, अभी हमने पूर्ति वक्र पढ़ा कि भाई पूर्ति वक्र जो है ऐसे को बनता है, ऐसे को, ये तो विस्तार कहाँ पे आता है और संकुचन कहाँ पे आता है। अगर हमें पूर्ति वक्र पे विस्तार को दिखाना है तो ऐसे एरो करके इस तरफ लगा देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विस्तार। और अगर संकुचन दिखाना है तो इधर को एरो करके नीचे की तरफ को और यहाँ लिख देते हैं संकुचन। और क्वेश्चन ये भाई ऐसा क्यों हो रहा है, एरो विस्तार का ऊपर की तरफ क्यों लग रहा है और संकुचन का जो है वो नीचे की तरफ क्यों बन रहा है, ये मैटर कर रहा है। तो आ जाइए ऊपर मुद्दे पे। तो देखो बेटा पूर्ति किधर बढ़ रही है, 5, 10, 15, 20, पूर्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है। देखो इधर समझाया था ना मैंने कि भाई 1 रुपये पे 5 बेच रहा है, 2 पे 10 बेच रहा है, 3 पे 15, तो बढ़ किस तरफ रही है, सीधे हाथ पे। तो ऊपर क्या हो रहा है, विस्तार, और नीचे की तरफ क्या होगा, घटना। मान लो पहले आप इस पॉइंट पे थे तो घटेगी किधर, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 2, तो नीचे की तरफ घटती है। इस वजह से विस्तार में ऊपर की तरफ एरो लगता है और संकुचन में नीचे की तरफ एरो लगता है। इसको क्या कहते हैं, इन दोनों चीज़ों को, इसको कहते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, विस्तार को क्या कहते हैं, विस्तार को कहते हैं पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर संचालन, ऊपर की ओर संचालन, पूर्ति वक्र पे ऊपर की ओर संचालन। और जबकि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नीचे की ओर संचालन, पूर्ति वक्र पे नीचे की ओर संचालन। और वहीं अगर हम बात करें इसकी क्या कहते हैं, वृद्धि और कमी की, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या ऐसे एरो ही बनते हैं। मान लीजिए ये हमारा पूर्ति वक्र है, एस, ये हमारा पूर्ति वक्र है, ठीक है। एंड इतने प्राइस पे मैं जो है इतनी क्वांटिटी को बेच रहा था, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे जी आपने यहाँ पे क्यों नहीं बनाया ऐसा, तो लो यहाँ पे भी बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बुरा नहीं मान जाएगा, ये यहाँ पे भी बना दो, ठीक है। तो प्राइस बढ़े तो पूर्ति बढ़ी, प्राइस बढ़े तो पूर्ति बढ़ी, तो यहाँ पे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे इसको हटा दीजिए। अच्छा, अब आ जाइए इधर। यहाँ पे क्या है बेटा, मैंने बोला भाई यहाँ कीमत में परिवर्तन नहीं होता, कीमत को छोड़कर अदर किसी फैक्टर में अगर उसकी वजह से पूर्ति बढ़ जाती है तो भाई पूर्ति वक्र जो है, पूर्ति वक्र खिसक जाता है। तो पूर्ति वक्र किधर आ जाता है, पूर्ति वक्र आ जाता है नेगू S1 और ये इधर शिफ्ट हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, कीमत तो वही रही, कीमत जो पहले थी कीमत अब भी वही है, लेकिन पूर्ति बढ़ गई, Q1 इतनी पूर्ति बढ़ गई, किसने बढ़ाई, कीमतेतर कारकों ने। इसको कहते हैं कि वृद्धि हो गई या पूर्ति वक्र जो है दाईं ओर शिफ्ट हो गया, दाईं ओर खिसक गया या सरक गया। सरकने वाली भी है, सरकने वाली, तो सरकना भी कह सकते हो, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं, अगर कमी हो जाए, कीमतेतर कारकों में परिवर्तन हुआ और वो पूर्ति में कमी हो जाए, तो पूर्ति वक्र जो है बेटा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, S2, तो पूर्ति वक्र जो है इधर शिफ्ट हो जाता है। कीमत तो वही है लेकिन पूर्ति जो है, पूर्ति घट गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कमी, या इसको हम कहते हैं बाईं ओर सरकना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो है पूर्ति वक्र पर संचालन होता है। क्या होता है, पूर्ति वक्र पर संचालन होता है, विस्तार में ऊपर की तरफ और संकुचन में नीचे की तरफ। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें पूर्ति वक्र जो है वो खिसक जाता है, खिसकाव होता है या सरक जाता है, पूर्ति वक्र पे खिसकाव होता है यहाँ पे। तो कभी कभार एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है
कि पूर्ति वक्र पर संचालन और पूर्ति वक्र में खिसकाव में अंतर बताइए। ऐसे भी आ जाता है कभी कभार एग्जाम में, और बच्चा कंफ्यूज कि ये क्या आ गया, मैं तो पूर्ति में परिवर्तन पूर्ति की मात्रा में पढ़ के आई थी और ये क्या आ गया। तो उसमें आपको बेटा जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो तो लिख देगा कि जी पूर्ति वक्र पर संचालन का मतलब है विस्तार संकुचन, विस्तार ऐसे होता है, संकुचन ऐसे होता है, वृद्धि ऐसे होती है। लेकिन ये वही लिख सकता है जिसको पूरा अच्छे से ये समझ में आ चुका है कि भाई कहाँ जो है कीमत कारक की वजह से क्या होता है, कीमत तर की वजह से क्या होता है, विस्तार संकुचन किसके घटक हैं, वृद्धि कमी किसके घटक हैं, और विस्तार और वृद्धि में आखिर क्या डिफरेंस है, संकुचन और कमी में आखिर क्या डिफरेंस है। विस्तार और संकुचन में कर्व शिफ्ट नहीं होता, जबकि वृद्धि और कमी में कर्व शिफ्ट हो जाता है। वृद्धि में दाईं ओर खिसक जाता है, कमी में बाईं ओर खिसक जाता है। तो इतनी बकवास जिसके समझ आती है वही विस्तार और वृद्धि में भी अंतर आ सकता है, संकुचन और कमी में भी अंतर आ सकता है, या संचालन पूर्ति वक्र पे संचालन और खिसकाव इसमें भी अंतर आ सकता है, या पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। तो ये सब एक ही चीज़ें हैं, लिखना निचोड़ के लिखना सब कुछ यही है। हमें विस्तार संकुचन वृद्धि कमी कुछ भी आ सकता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कंपलसरी, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन फिक्स है। और बार बार कह रहा हूँ या तो मांग या पूर्ति एक साइड से ही आएगा, दोनों साइड से क्वेश्चन नहीं आएगा। वहाँ पे फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्वेश्चन आता है कि पूर्ति में वृद्धि के कारण बताइए। पूर्ति में वृद्धि के कारण बताइए, या यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेटा कि पूर्ति वक्र के दाईं ओर खिसकाव के कारण बताइए। ये ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि भाई मैंने आपको क्या बोला, अबे भाई जब वृद्धि होती है तो ही तो दाईं ओर खिसकता है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब वृद्धि होती है तो दाईं ओर, और जब कमी होती है तो बाईं ओर। तो किसी के भी पूछे, वो वृद्धि पूछे या दाईं ओर पूछे, एक ही तो बात है। तो यहाँ पे आपको क्या, ये किसके वो है बेटा, वृद्धि किसका घटक है, कीमतेतर कारक का, और दाईं ओर खिसकाव बोला है उसने, तो ये तो खिसकाव किस में होता है, कीमतेतर वालों के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है बेटा नई तकनीक, ठीक है। यहाँ पे लिखना है कच्चे माल की कीमत में कमी। तीसरा लिखना है कर नीति में कमी, या कर में कमी लिख सकते हो, कर नीति में कमी नहीं, कर में कमी लिख दीजिए। कर दर में कमी, ये लिख दीजिए, ठीक है। और क्या लिख दीजिए, और लिख दीजिए क्या कहते हैं, उत्पादकों की संख्या में वृद्धि, ये लिख दीजिए। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ ये नहीं लिखना कि वस्तु की अपनी कीमत, कि कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है और पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। अगर ये लिख दिया तो जीरो नॉलेज हुई है आपको बेटा। कीमत वाला अगर लिख दोगे यहाँ पे, वस्तु की संबंधित वस्तु भी लिख सकते हो, ठीक है, संबंधित वस्तु भी इसका पॉइंट है, संबंधित वस्तु की कीमत। बस वो मत लिखना वस्तु की अपनी कीमत, क्योंकि बेटा वस्तु की अपनी कीमत की वजह से विस्तार और संकुचन होता है। उसने वृद्धि और दाईं ओर के कारण पूछे हैं, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा, जीरो। पूर्ति में वृद्धि के कारण और पूर्ति वक्र के दाईं ओर, ये एक ही चीज़ होती है। और इसमें आपको वस्तु की अपनी कीमत नहीं लिखना कि जी कीमत बढ़ने पे पूर्ति बढ़ जाती है और उसे पूर्ति वक्र जो है दाईं ओर खिसक जाता है। जीरो नंबर मिलेंगे, वो समझ जाएगा इस बच्चे को कुछ भी नॉलेज जो है नहीं है, क्योंकि बेटा कीमत की वजह से विस्तार होता है, विस्तार। दूसरा समझिए, दूसरा क्वेश्चन बोलता है पूर्ति में कमी के कारण बताइए, ये क्वेश्चन है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है
कि भाई पूर्ति वक्र के बाईं ओर खिसकाव के कारण बताइए। ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। भाई जब कमी होती है तो ही तो बेटा बाईं ओर खिसकता है, अदरवाइज थोड़ी खिसकता है। जब कमी होगी तो ही तो बाईं ओर खिसकेगा, वरना थोड़ी ना खिसकेगा। तो ये कैसे होगा, इसको ज़रा समझिए। पूर्ति में कमी के कारण या पूर्ति वक्र के बाईं ओर खिसकाव के कारण क्या करना है, ऊपर वाले का उल्टा। ये जो ऊपर यहाँ पे लिखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है नई तकनीक, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, पुरानी तकनीक, क्योंकि जब तकनीक पुरानी होती है तो पूर्ति कम हो जाती है। यहाँ लिखा है कच्चे माल की कीमत में कमी, तो यहाँ लिख दीजिए कच्चे माल की कीमत में वृद्धि। यहाँ लिखा है कर की दर में कमी, तो यहाँ लिख दीजिए कर दरों में वृद्धि। ये लिख दीजिए, उल्टा कर देना है सब कुछ। जहाँ कमी लिखा है वहाँ वृद्धि, जहाँ वृद्धि लिखा है वहाँ कमी। उत्पादकों की संख्या में वृद्धि, तो ये लिख दीजिए उत्पादकों की संख्या में कमी, यहाँ ये लिख दीजिए। एंड संबंधित वस्तु की कीमत में वृद्धि, तो यहाँ पे लिख दीजिए संबंधित वस्तु की कीमत में कमी। ये बन गए आपके किसके कारण, ये बन गए आपके कमी के या बाईं ओर के। तो ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में 5 मार्क्स में कई बारी एग्जाम में पूछा जाता है। सेम डिट्टो वैसा ही है जैसे मांग में वृद्धि के कारण या मांग वक्र के दाईं ओर, एक ही साइड से ही क्वेश्चन आएगा, बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, तो ये हमारा मोस्टली जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैंने टेस्ट में भी दिया था बट आप इसको कोई भी कर नहीं पाए थे। क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा था कि जी मांग वक्र नीचे की ओर ढालू क्यों होता है, या कीमत बढ़ने पर मांग क्यों घट जाती है, और कीमत बढ़ने पर मांग क्यों बढ़ जाती है, हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो वो भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मांग वक्र नीचे की ओर ढालू क्यों होता है, कई बार एग्जाम में आए हुआ है। और ऐसा भी आ जाता है कि क्या मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला हो सकता है, जैसे मांग वक्र जो नीचे की ओर होता है उसको ऋणात्मक कहते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति क्यों बढ़ती है, या कीमत घटने पर पूर्ति जो है वो क्यों घटती है, ये बताइए। ये मैंने क्वेश्चन दिया था टेस्ट में भी, मैंने जो है ये क्वेश्चन दिया था। तो इसका आंसर आपको जो है क्या लिखना है ये समझिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेटा कि पूर्ति के नियम के लागू होने के कारण बताइए। ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल वाला क्यों होता है, क्यों होता है, ऐसे भी आ सकता है। ये धनात्मक ढाल वाला मतलब अभी हमने पूर्ति वक्र पढ़ा कि भाई ऐसे बनता है ये, तो इसको क्या कहते हैं, ये ऐसा जब बनता है इसको कहते हैं धनात्मक ढाल। ठीक है, धनात्मक ढाल इसको कहते हैं। जबकि हमने डिमांड पढ़ा था, डिमांड कैसे बनता है, डिमांड ऐसे बनता है। तो ये ऐसे जब बनता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऋणात्मक ढाल। तो क्वेश्चन में कहता है भाई ये ऐसा क्यों बन रहा है, ऐसा ही क्यों बना ये पूछो। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये या पूर्ति वक्र, या ऐसे भी आ सकता है बेटा कि पूर्ति वक्र जो है वो जो है नीचे से ऊपर की ओर ढालू क्यों होता है।
ऐसे भी आ सकता है, तो कुछ भी है, सब में एक ही चीज़ पूछ रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब भाई कीमत बढ़ने पर, हम पढ़ तो रहे हैं कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, लेकिन क्यों बढ़ रही है, रीज़न क्या है उसका, ऐसा क्या हो रहा है कि कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है। तो ये समझिए ज़रा, यहाँ पे देखिए, पहला आप लिखेंगे इसके अंदर कि भाई मत लिख देना। पहला आप लिखेंगे कि जब कीमत बढ़ती है तो कीमत बढ़ने से क्या होता है, उत्पादकों के जो लाभ हैं वो बढ़ते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जो वस्तु पहले कम प्राइस पे बिक रही थी, अब वो वस्तु जो है बेटा पहले से ज़्यादा प्राइस पे बिक रही है, तो इससे उत्पादकों के लाभ बढ़ते हैं। और जब भी उत्पादकों के लाभ बढ़ते हैं, कल भी मैंने आपको बताया भाई, जिस भी चीज़ से लाभ बढ़ेंगे उससे पूर्ति बढ़ेगी। और जब भी बेटा अगर वस्तु की कीमत कम हो गई तो इससे क्या होंगे, इससे लाभ घटेंगे और पूर्ति जो है वो घटेगी। जैसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए, कल मैंने आपको लाभ का सूत्र बताया था कि लाभ का जो सूत्र होता है ये होता है आगम माइनस लागत। ठीक है, मैं पेन बेचता हूँ, ये पेन है, ये पेन 5 रुपये का है, ठीक है, 5 का बिकता है, ये इसकी आगम है, और 3 रुपये इसको बनाने में लगते हैं, ये इसकी लागत है। तो मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5 - 3 = 2। अगर बेटा ये पेन 4 रुपये का बिकने लगे मार्केट में, बन 3 का ही रहा है, तो मेरा लाभ कितना हो जाएगा, 1 रुपये का। कि जब कीमत घटी तो मेरा लाभ भी क्या हो गया, घट गया। तो भाई जब लाभ मेरा घट रहा है तो मैं क्यों बेचूंगा वस्तु को, मैं तो तब बेचूंगा ना जब महंगी होगी। तो ऐसी स्थिति में इस वजह से सबसे पहला रीज़न जो है वो है बेटा लाभ, क्योंकि जब कीमत बढ़ती है तो लाभ बढ़ता है, जब कीमत घटती है तो लाभ घटता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि क्या हो रहा है। दूसरे में आपको लिखना है कि जब कीमत बढ़ती है तो मैंने बोला भाई लाभ बढ़ेगा, तो इससे क्या होता है, इससे जो उत्पादक है वो क्या करते हैं, उत्पादक जो है वो अपना पिछला स्टॉक बेचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आप सोचो, मैंने यहाँ पे पहले वाले पॉइंट में ज़रा समझिए, ये पेन जब 5 का बिकता था और 3 का बनता था तो मेरे को 2 रुपये का लाभ हो रहा था, ठीक है। अब ये पेन 4 रुपये का हो गया और बन 3 का ही रहा है, तो मेरा लाभ 1 रुपये का हो गया। अगर सोचो ये पेन 3 का बिकने लगे और 3 रुपये बनने में लगे तो मेरे को तो लाभ ही नहीं होगा, तो मैं फिर क्यों बेचूंगा, तो मैं फिर इसका स्टॉक जमा कर लूँगा कि मैं तब बेचूंगा जब 5 का बिकेगा। तो बेटा जब कीमत बढ़ती है तो इससे क्या होता है, लाभ की संभावना बढ़ती है, तो उत्पादक क्या करते हैं, अपना पिछला स्टॉक बेचते हैं जो उसने जमा करके रख रखा है। और जब कीमत घटती है तो इससे लाभ की जो संभावना है वो घट जाती है, तो उत्पादक क्या करते हैं, बेचते नहीं वस्तु, बल्कि स्टॉक जमा कर लेते हैं। स्टॉक जमा कर लेते हैं कि अभी नहीं बेचूंगा, जब महंगी होगी ना तो बेचूंगा। तो इससे क्या होता है, मार्केट से वस्तु हट गई, बिकने के लिए राजी नहीं है वो उस कीमत पे। भाई पूर्ति क्या है, पूर्ति वस्तु की वह मात्रा है जो एक विशेष कीमत और एक विशेष समय अवधि में बिकने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस कीमत पे बिकने के लिए तैयार नहीं है। उत्पादक ने क्या, नहीं मैं तो तब बेचूंगा जब 5 का बिकेगा पेन, अभी नहीं बेच रहा, अभी तो मेरे को कम लाभ हो रहा है या घाटा हो रहा है, बाद में बेचूंगा, स्टॉक जमा कर लिया। तो जब कीमत बढ़ती है तो उत्पादक अपना पिछला स्टॉक बेचते हैं जिससे पूर्ति बढ़ती है, पिछला स्टॉक जो पेंडिंग में पड़ा हुआ था। और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उत्पादक स्टॉक जमा कर लेते हैं कि अभी नहीं बेचूंगा, बाद में बेचूंगा। तो इससे क्या हुआ, इससे बेटा पूर्ति जो है वो घट जाती है। अच्छा, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो भाई मैंने बोला लाभ बढ़ते हैं। तो बेटा जब लाभ बढ़ते हैं, किसी वस्तु के प्राइस बढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे जो है बेटा नए उत्पादक बाजार में प्रवेश करते हैं, नए उत्पादक बाजार में प्रवेश करते हैं, जिससे उत्पादकों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और हमने पढ़ा कि जब उत्पादकों की संख्या बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि लाभ को देख के वो अट्रैक्ट हो रहा है, क्या ये तो वस्तु बहुत बिक रही है, ये तो वस्तु बहुत बिक रही है, मैं भी ये बेचता हूँ, चलो ठीक है। तो इससे और आए बेचने वाले, अब जब बेचने वाले आए तो संख्या बढ़ गई, जब संख्या बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है। जबकि अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो लाभ की संभावना घट जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो उत्पादक हैं
उत्पादक क्या कर देते हैं, उत्पादक जो है बंद कर देते हैं, उनको घाटा हो रहा होता है, तो जिनकी खुली हुई है शटर उनका डाउन हो जाता है। तो उत्पादक जो है बाजार से चले जाते हैं, चले जाते हैं मतलब बंद ही कर देते हैं अपना काम धंधा कि भैया हम नहीं टिक सकते इस मार्केट में, लॉस हो रहा है हमें तो बहुत। तो इससे हुआ, इससे जो है संख्या घट गई, और जो भी अब उत्पादकों की संख्या घट गई तो बेटा पूर्ति क्या हो जाएगी, पूर्ति जो है वो घट जाएगी। मतलब मुद्दा हर किसी में लाभ का ही है, पहले पॉइंट में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, लेकिन एक्सप्लेनेशन अलग अलग है बेटा। यहाँ पे पूर्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है या स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, यहाँ पे नई फर्मों के आने जाने के उससे बताना है। तो एक्सप्लेनेशन जो है वो तीनों में अलग अलग है, ठीक है। लेकिन उत्पादक को तो लाभ ही चाहिए, तो लाभ तो आएगा ही आएगा तीनों के अंदर। तो ये इस एक्सप्लेनेशन लिखनी थी इसमें। मैंने ये क्वेश्चन टेस्ट में भी दिया था, लेकिन एक भी बच्चे का ये सही नहीं था। तो बेटा ये इससे सेम क्वेश्चन है ये सब, कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति क्यों बढ़ती है, पूर्ति का नियम क्यों लागू होता है, पूर्ति वक्र ऐसे ही क्यों बना, धनात्मक ढाल वाला, या नीचे से ऊपर की ओर क्यों ढालू हो रहा है, ये सब एक ही चीज़ें हैं। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब जो हम मंडे को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्ति की लोच क्या होती है। सेम सारे कॉन्सेप्ट जो हमने मांग की लोच में पढ़े थे, सेम सारे कॉन्सेप्ट जो हैं पूर्ति की लोच के अंदर पढ़ेंगे। लोच क्या है, कितने तरीके की होती है, कैसे कैसे हम इसको मेज़र करते हैं, ठीक है मुस्कान। आवाज़ आ रही है मुस्कान? ठीक, सब कुछ समझ में आ रहा है?